हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 27 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक इम्पोर्टेंट कोट डिस्कस करते हैं। आज भी हम एक स्पेशल कोट लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। सो लेट्स सी द कोट फर्स्ट। और आप देख सकते हो एलोन मस्क का ये कोट है और एलोन मस्क को आप जानते होंगे, काफी वेल नोन फिगर है। एंड इनके सक्सेस स्टोरीज आपने सुना होगा, तो इनके सक्सेस स्टोरी की जर्नी के बारे में भी आपने जाना होगा। और जब ऐसे व्यक्ति होते हैं इनके बारे में जब आप जानते हो या फिर इन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं उसके बाद जो इन्होंने सफलता हासिल की है, जब आप इनके बारे में स्टडी करते हो, चाहे वो इंडियन पर्सनैलिटीज ही क्यों ना हो, तब आपको अंदर से एक ताकत आती है कि हाँ, अगर ये व्यक्ति इतनी चैलेंजेस के साथ अगर कुछ अच्छा बन सकता है तो हमारे पास वो ताकत भी मौजूद है जिसकी मदद से हम आगे बढ़कर कुछ अच्छा बन सकते हैं, अपने फादर मदर का नाम रोशन कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमने जो टारगेट सेट किया है टू अचीव समथिंग गुड इन लाइफ, वो भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट कोट, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ओड्स आर नॉट इन फेवर। यानी कि जब कोई चीज आप पसंद करते हो और उस चीज पर आप अपना अट्रैक्शन जमाते हो, तो इसका मतलब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ओड हो, इवन हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो फर्क नहीं करती। वो आपकी जो अंदर से ताकत है, वो अंदर से ताकत निकल कर आती है और आपको पूरी इन्वायरमेंट और एनर्जी प्रदान करती है उस टारगेट को अचीव करवाने में। तो वही बात होती है, जिस चीज को आपने शिद्दत से चाहने की कोशिश की है, पूरी कायनात उसमें आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो इसका मतलब ओड चाहे कुछ भी हो, आपका अगर टारगेट फिक्स है, आपने एक ही सपना देखा है और उस सपने को आप जी रहे हो, तो अल्टीमेटली वो एनर्जी भी आपके अंदर से जरूर आएगी जो प्रकृति आपको प्रोवाइड करेगी और अल्टीमेटली उस एनर्जी के माध्यम से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। इसीलिए डिस्पाइट अगर आपके पास ओड आती है, अपना फोकस, अपना जो डेडिकेशन है हमेशा टारगेट को अचीव करने में लगाया जाए, सो दैट जो प्रकृति है वो भी चारों तरफ से आपको हेल्प करने में लग जाए। सो फ्रेंड्स, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ओड्स आर नॉट इन फेवर। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। 1000 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे बल्ब का आविष्कार करने में, लेकिन मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स उनका फेल रहा। तो इसका मतलब चाहे स्थितियां कैसी भी बन रही हो, अगर आपका फोकस सही दिशा में है तो अल्टीमेटली वो आपके ओड्स ओड्स को खत्म कर देता है। आप एज्यूम कर सकते हो, जब आपने जो टारगेट सेट किया है आप अगर बन जाते हो तो अल्टीमेटली क्या खुशी आपके चेहरे पर होगी, आपके पेरेंट्स को होगी, आपके नेबर्स को होंगी। सो फ्रेंड्स, इस बात के साथ अपनी एनर्जी बना के रखें और अल्टीमेटली सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहें। आपके साथ सब देगा, पूरी कायनात आपकी साथ देगी अगर आप अपना साथ देने के लिए तैयार हो। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल। आज 6 आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। पहला है आपका इंडिया का पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो अभी रिलीज किया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये इंडेक्स होगी और ये इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई है। तो यहाँ जो की फाइंडिंग्स आप देखोगे, इस की फाइंडिंग को आप प्रीलिम्स में वैसे तो यूज होंगी ही होंगी, मेंस में काफी अच्छे से यूज होंगी, क्योंकि पॉवर्टी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में है। एंड अल्टीमेटली उस टॉपिक में आपको सब्सटेंशिएट अगर करने हैं कोई लेटेस्ट डाटा से, तो आप इन डाटा का इस्तेमाल जरूर करोगे। ठीक है, तो सिलेबस को हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये बेसिकली सिलेबस में आपका इश्यूज रिलेटेड टू हंगर, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब का मिक्सचर होगा ये, क्योंकि ये रिपोर्ट है एंड अल्टीमेटली ये हेल्थ तो नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज की गई हैं। हम डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं।
लेकिन इस फाइंडिंग्स को डिस्कस करने से पहली बात तो ये कि हम डायमेंशन की तरफ आते हैं। डायमेंशन यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स को ये कंसीडर करती है रिपोर्ट, सो दैट इन्होंने ये आपका जो इंडेक्स है वो जारी किया है। तो आप देख सकते हो, एक तो हेल्थ का डायमेंशन लिया गया है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब यही होता है कि ये जो पॉवर्टी है सिर्फ इनकम के लेवल पर नहीं देखा जाता है, हेल्थ के लेवल पर देखा जाएगा, एजुकेशन के लेवल पर देखा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर देखा जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं इनकम भी आ जाती है। तो ये सब जो आप पैरामीटर देख रहे हो, इन सारे पैरामीटर्स को बेसिकली कंसिडर करके ये पूरा कंप्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। तो आप देख सकते हो, हेल्थ को ओवरऑल 1/3 वेटेज मिला है, एजुकेशन को ओवरऑल 1/3 वेटेज मिला है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 1/3 वेटेज मिला है। लेकिन अगर हम हेल्थ के सब कैटेगराइजेशन में देखें तो आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, एंटीनाटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आपका एजुकेशन में आ जाएगा, एंड स्कूल अटेंडेंस, ये दोनों आपके एजुकेशन में आ जाएंगे। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसमें कुकिंग फ्यूल, कोयला का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपका एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब देखे जाएंगे। सैनिटेशन की क्या स्थिति है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी पर भी आपका ये पैरामीटर यूज किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी हो, हाउसिंग हो, एसेट्स हो, बैंक अकाउंट हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो, आप कितना ज्यादा इंडिकेटर है, तो ये सब इंडिकेटर आपका पॉवर्टी को खत्म करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूट्रिशन बेटर हुआ तो न्यूट्रिशन बेटर होने से क्या कारण होगा, दिमाग की डेवलपमेंट होगी, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा और अल्टीमेटली वो आगे जाकर अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे सकेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वर्क हो, है ना। तो सबका लिंकेज है। कुकिंग फ्यूल देख लो, कुकिंग फ्यूल आपका, फिर सैनिटेशन देख लो, ये सब कहीं ना कहीं पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है। दैट्स वाई ये आपका डायमेंशन इसमें कवर किया गया है। अब बात करते हैं क्या की फाइंडिंग है। तो पहला की फाइंडिंग देख सकते हो, अगर हम बिहार के पॉपुलेशन को देखो तो लगभग 51.91% जो पॉपुलेशन है बिहार की, वो आपका पुअर है। दूसरे नंबर पर आपका झारखंड, जिसका परसेंटेज आप देख सकते हो 42.16%। फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हो ये तीन राज्य, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहां पर पुअर पर्सन्स की संख्या काफी ज्यादा है। एंड केरला की अगर हम बात कर ले तो केरला के बारे में आप सुनते ही होंगे, जहां पर जो पॉवर्टी है या फिर लिटरेसी है वो काफी अच्छी है, लिटरेसी अच्छी है। दैट्स वाई वहां पर लोवेस्ट पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल देखने को मिला है, मात्र 0.71%। आप बिलीव कर सकते हो, मात्र 0.71%। उसके बाद पुडुचेरी आपको ही पता है यूटी है, एंड 1.72% वहां पर आपको पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल देखने को मिला है ना। एंड दूसरा फैक्ट आप यहां देख सकते हो, जो 37.6% इंडियन हाउस होल्ड है, उनको क्वालिटी हेल्दी न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल पाते। यही तो एक वन ऑफ द फैक्टर है आपका अंडर डेवलपमेंट का। न्यूट्रिशन मींस, न्यूट्रिशन की कमी की अगर हम बात करें तो अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में इंटर कर दिया जाता है। तो 37.6% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, यहाँ पर आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेवल इनको नहीं मिलती है, जो इनको रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। फिर तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो, एटलीस्ट 13.9% हाउस होल्ड, इनके पास जो मेंबर है हैविंग द एज 10 ईयर्स और ओल्डर, इन्होंने तो 6 साल तक की भी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है। तो इसका मतलब एजुकेशन के सेक्टर में भी डावाडोल ही है। 13.9% हाउस होल्ड जिनका एज ग्रुप से 10 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है, उन्होंने 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं किए, ठीक है। एंड एटलीस्ट 52% हाउस होल्ड, इनके पास सैनिटेशन फैसिलिटी या फिर अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी है, एंड जो रिसोर्सेस हैं इनको शेयर करने पड़ते हैं अदर हाउस होल्ड के साथ। तो सैनिटेशन के मामले में भी काफी ज्यादा गड़बड़ी है। तो देख सकते हो एटलीस्ट 52% हाउस होल्ड आर विथ अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी। तो डिस्पाइट सैनिटेशन ड्राइव चल रहा है हमारे देश में, लेकिन ये रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि सैनिटेशन की स्थिति हाउस होल्ड में ठीक नहीं है। इसके कारण क्या हो सकता है, वेरियस डिजीजेज हो जाते हैं, है ना।
एंड अभी आप देख सकते हो कोविड-19 जो आई और उसके कारण स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर सैनिटेशन वेल न हो। एंड अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, यानी कि ये जो नीति आयोग ने रिलीज किया है भारत का पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये जो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ही आधार पर है, यानी कि उन्हीं के पैरामीटर्स को लिया जाता है। और ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, आपको ही पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करती है, प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके आपका ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करती है। लेकिन अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेगी तो फिर आपका ये नीति आयोग आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो इसने भारत को 62nd रैंक किया था आउट ऑफ 109 कंट्रीज, और ये दिखाया था कि 27.9% जो भारत का पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर यानी कि इन सब पैरामीटर्स में जो भारत की पॉपुलेशन है उनकी स्थिति डावाडोल है। हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हो, है ना। एंड रैंक आप देख सकते हो 62nd रैंक है। एंड अगर हम बात करें नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो ये आपका नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो डाटा है 2015-16 का, उसका यूज करके इसको तैयार किया गया है। और ये 3 डायमेंशन पर आधारित है। 12 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है। 12 सेगमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 सेगमेंट्स। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनएमपीआई की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ एनएमपीआई आप देख सकते हो, मल्टीपल साइमल्टेनियस डेप्रिवेशन जो हाउस होल्ड के द्वारा फेस की जाती है, इसके डाटा इसमें लिए जाते हैं। मल्टी एंड साइमल्टेनियस मतलब बहुत सारे जो पैरामीटर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉवर्टी को, उसको लिया जाता है इसमें, तभी तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख सकते हो आप। इसी से खेल लिया गया है सिग्निफिकेंस में, मल्टीपल एंड साइमल्टेनियस डेप्रिवेशन जो फेस किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा, उनके पैरामीटर्स को ये कवर करता है। साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी में ये मदद करेगा। कैसे? अगर प्रॉपर डाटा उपलब्ध होगी कि हाँ भाई साहब पॉवर्टी की स्थिति ये है, कौन से राज्य में ये स्थिति है, कहाँ पर अच्छा करना है, कहाँ पर आपको कंट्रोल वे में इंप्रूव करवाना है स्थिति को, ये सब डाटा के ही आधार पर तो होगा। अगर डाटा नहीं है तो फिर पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो पॉलिसी सक्सेस होना या फिर फेल होना, इसका वन ऑफ द थिंग इज कि डाटा आपका करेक्ट हो और कंप्रिहेंसिव हो, तभी वो आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत है। तो यस, इट कंट्रीब्यूट्स इन इंस्टीट्यूटिंग पब्लिक पॉलिसी टूल फॉर इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेस्ड एंड फोकस्ड इंटरवेंशन। कहीं पर भी अगर रिपोर्ट के सिग्निफिकेंस की बात आएगी तो आप ये पॉइंट जरूर यूज कर सकते हो, दैट इट कंट्रीब्यूट्स इन इंस्टीट्यूटिंग पब्लिक पॉलिसी, है ना, फॉर इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेस्ड एंड फोकस्ड इंटरवेंशन। ये कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पर, ठीक है। एंड अगर पूछा जाए कि भाई साहब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप यहाँ से सारे के सारे 12 जो टेबल है वो लिख देना कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण, एंड देश में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है, एंड सैनिटेशन इश्यूज हैं, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी वाले नहीं मिलते, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिलती, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज योर हाउसिंग नहीं है, अनदर थिंग इज योर कि आपका एसेट्स यानी कि लैंड या जमीन ना होना। तो एक प्रकार से हिस्टोरिकल इश्यू भी इससे लिंक रहते हैं कि हाँ अगर कोई व्यक्ति पहले से ही गरीब है तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल लिंकेजेज। एंड इंडिकेटर्स इन इंडियाज नेशनल एमपीआई, तो ये सब हम डिस्कस किया। अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नॉन मॉनेटरी मेजर है। नॉन मॉनेटरी यानी कि एक तो होता है पैसों के टर्म में कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो आपका गरीब नहीं है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में आपका पैसे को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन मॉनेटरी मेजर ऑफ पॉवर्टी। और इसमें हेल्थ की स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की स्थिति क्या है, इस ग्राउंड पर बेसिकली ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो पहला हमने आर्टिकल कवर किया
लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। रिपोर्ट ऑन राइजिंग एनीमिया में फोर्स गवर्नमेंट टू रीथिंक अ स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अनीमिया आपको ही पता है इंडिया में काफी बड़ा मेजर इश्यू है, और अनीमिया का मतलब ही होता है खून की कमी, और वोमेन में ज्यादातर अनीमिया के केसेस देखने को मिलते हैं। एंड चूंकि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है वो टारगेट अचीव नहीं हो पाती। तो क्या स्ट्रेटजी को दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है, उसको हमें देखना जरूरी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिपोर्ट का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में आपका आप देख लो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देख लो, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटिंग टू हेल्थ। हेल्थ आपको एनीमिया एंड एनीमिया को कवर करने के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, एंड कुछ फैक्ट हमें देखना पड़ेगा सो दैट हमारा मेंस आंसर राइटिंग हो सके। और अगर हम बात करें अनीमिया की, तो अनीमिया मैंने आपको बताया कि ये तब स्थिति बनती है जब जो हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है, और हेमोग्लोबिन आपको ही पता है वो ब्लड में होती है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, और जब कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है तो वो एनीमिया का कारण बनती है। एंड जब ऑक्सीजन आपका सारे ऑर्गन्स में नहीं पहुंचेगा बिकॉज ऑफ लो इन कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो जाहिर सी बात है पर्सन को थकावट लगेगी, पर्सन को वीकनेस लगेगी, और जहां थकावट जहां वीकनेस वहां पर इन्फेक्शन का आगमन हो ही जाता है। दैट्स वाई आपने कोविड में भी देखा होगा कि जो अंदर से वीकनेस होते हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा डिजीज जो है लॉन्ग टाइम लेता है रिकवर करने में। एंड काउजेज की बात करें तो मैंने आपको बताया आयरन की डिफिशियंसी के कारण ये हो सकता है, स्पेशली इन वोमेन एंड चिल्ड्रन, एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट ना लिया, फ्रेश वेजिटेबल्स ना लिया, 2 दिन का खाना खाया, 3 दिन का खाना खाया, है ना, न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं ली जा रही है, या फिर विटामिन B2 की डिफिशियंसी, इन सब के फैक्टर्स के कारण आपका ये एनीमिया होता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की, तो इन्होंने वॉरिंग ट्रेंड आपका दिखाया है, इस डाटा से आपको पता चल जाएगा। बिकॉज अनीमिया के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अक्रॉस द एज ग्रुप्स, पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन एंड वोमेन। एंड मैंने आपको बताया था वोमेन एंड चिल्ड्रन अनीमिया के कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं। और अनीमिया के केसेस की बात करें प्रेग्नेंट वोमेन में, वो भी बढ़ा है, और आप देख सकते हो पहले 50.4% था, अब ये बढ़कर 52.2% हो गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव ली जा रही है, और इनका क्रिटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि डिस्पाइट इतने सारे स्कीम चलने के बावजूद अनीमिया के केसेस कम नहीं हो रहे। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स है, तो वी हैव द अनीमिया मुक्त भारत, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो अनीमिया के केसेस है उसको कम किया जाए अमंग द चिल्ड्रन। कितना कम किया जाए, 40% तक ला दिया जाए, प्रेग्नेंट वोमेन में 32% तक ला दिया जाए, लैक्टेटिंग वोमेन को 40% तक ला दिया जाए बाय 2022। अब आप सोच रहे होंगे कि 40%, 32%, 40% तो काफी कम है, तो यस केसेस चूंकि काफी ज्यादा है इसीलिए इसको कम करने में थोड़ा समय लगेगा। दैट्स वाई टारगेट धीरे धीरे एक बार अचीव होगा, फिर और कम किया जाएगा, फिर और कम किया जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो देख सकते हो चिल्ड्रन में आपका 40%, प्रेग्नेंट वोमेन में 32%, लैक्टेटिंग वोमेन में 40% को लाने का, अनीमिया के केसेस को शट डाउन करने का प्रयास है। एंड एलोंग विथ जो आपका ये अनीमिया मुक्त भारत है, इसका एम एक ये भी है कि जो अनीमिया का प्रिवलेंस है ऑल ओवर इंडिया उसको कम किया जाए वाया 6x6x6x। बेसिकली ये है आपका 6x6x6 इनिशिएटिव। 6x6x6 इनिशिएटिव यानी कि 6 इंटरवेंशंस होंगे, 6 ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अलोंग विथ इंटरवेंशन अलोंग विथ बेनिफिशियरी, इन सब पर फोकस करके ये प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया को रिड्यूस करेंगे। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5
ये साफ साफ बता रहा है कि ये जो आपका एनीमिया मुक्त भारत का जो कैंपेन है या फिर जो स्कीम है वो प्रोग्रेस जो होनी चाहिए उस लेवल पर नहीं हो रही है। उनके गोल्स के अचीवमेंट में कहीं ज़्यादा पीछेपन है और अल्टीमेटली जो टारगेट सेट किया गया है हो सकता है वो टारगेट भी ब्रीच हो जाए। ठीक है। और अगर हम बात करें अनीमिया प्रिवलेंस तो आप देख सकते हो ग्रो हुआ है अक्रॉस एज ग्रुप। चिल्ड्रन सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप यहाँ से देखो, ये आपका चिल्ड्रन का सेक्शन है, ये वोमेन का सेक्शन है और ये मेन का सेक्शन है। और चिल्ड्रन में आपका 6 से 59 मंथ के बच्चे आ जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में आपका जो चिल्ड्रन में एनीमिया का प्रेवलेंस है आप देख सकते हो कितना ज्यादा है, 69.4%। एंड फैमिली सर्वे 4 में आप देखो 58.6%। लेकिन यहाँ पर आप देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 67.1% है। ठीक है। वोमेन में देख लो बढ़ा है। फिर आप देख सकते हो मेन में भी बढ़ा है। तो इसका मतलब समय के साथ जो केसेस हैं एनीमिया के वो घटने चाहिए थे लेकिन बढ़ रहे। क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो स्कीम है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो रही है, या फिर यूं कह सकते हो कि जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही होगी ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द इकोनॉमिक शटडाउन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कम हो गई हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस राइजिंग केसेस के, क्योंकि ये कंसर्न वाला सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया डिमांड्स पेटेंट वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन एट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ आपको ही पता है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स को डील करती है एट द ग्लोबल लेवल। एंड कोशिश ये रहता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो आपका रूल बेस्ड हो एंड अल्टीमेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी बेनिफिट मिले इस ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म से। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज दिस। एंड सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे और ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड मैटर पर क्वेश्चंस भर भर के आई हैं, इसीलिए इस पर अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरम्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट। अब बात यह भी है कि डब्ल्यूटीओ ही क्यों बार बार क्वेश्चन में आता है, बिकॉज डब्ल्यूटीओ आपका ग्लोबल ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को डील करता है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज उठकर आ ही जाती हैं ईयरली बेसिस पे। तो एक आध क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ के बारे में, उसके मैंडेट के बारे में एंड वहां पर क्या इश्यूज अभी चल रही है उसके बारे में आ ही जाता है। तो आप देख सकते हो हाल ही में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने दोनों मिलकर एलोंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज उन्होंने बोला था डब्ल्यूटीओ को कि डब्ल्यूटीओ साहब ऐसा करिए कि सारे देश चूंकि वैक्सीन एसेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके पास पैसे की कमी है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, तो ऐसा किया जाए कि जो कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने का जो परमिशन है वो ग्रांट किया जाए अन्य मैन्युफैक्चरर को भी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आईपीआर वेवर करना पड़ेगा, तभी जाके जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं आईपीआर के कारण, जिसके कारण सिर्फ जो रियल मैन्युफैक्चरर है वही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये जब रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे तभी जाके अन्य जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे और अन्य मैन्युफैक्चर करेंगे तभी जाके जो वैक्सीन है वो अपना क्वांटिटी में बढ़ेगा और अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज को भी असिस्टेंस मिलेगी, सप्लाई मिल सकेगा। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जो अपना डिमांड है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वेवर दिया जाए कोविड-19 वैक्सीन के लिए एंड इसके सप्लाई को लेकर। ठीक है। और ये मुद्दा फिर से उठाया जाएगा भारत के द्वारा अभी हाल फिलहाल में जब डब्ल्यूटीओ मीट होगी तो। और ये जो पेटेंट वेब कंडीशन भारत मांग रहा है वो बेसिकली जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है आपका डब्ल्यूटीओ का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आप इस टर्म को समझो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट है जिस पर आईपीआर है और उसका ट्रेड करना है या फिर यूं कह सकते हो कि उसको वेवर देना है, उसको आईपीआर से रिलैक्सेशन देना है, तो वो आपका इस एग्रीमेंट से डील होता है। ठीक है। और भारत ने इसी के तहत अपना ये जो वेवर की बात आगे बढ़ाई थी और इसमें आपका साउथ अफ्रीका भी शामिल था। एंड डिस्पाइट दिस ये जो नेगोशिएशन है वो डेडलॉक्ड हो गई थी बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो अपोजिशन कर रहे थे, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई साहब हम रिसर्च करते हैं और अल्टीमेटली अगर वेवर दे देंगे तो हमारी कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को नुकसान हो जाएगा।
लेकिन ये बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं देख रहे हैं कि अगर वेवर दिया जाएगा तो डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट मिलेंगी, अलोंग विद इकोनॉमिक ओपननेस जल्दी आएंगी और इससे ग्लोबल ट्रेड में फिर से इजाफा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से हो सकेंगी ग्लोबल लेवल पर। तो हालांकि कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वो हमने डिस्कस किए, लेकिन आपको बैलेंस्ड रहने हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों हैं, तो इसको याद रखना है। एंड फैक्टर्स ड्राइविंग डिमांड फॉर आईपी वेयर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण भारत एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज आईपी वेयर की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो वैक्सीन का डिमांड बढ़ गया है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फेक्शन, एंड साथ ही साथ ये जो न्यू कोविड वेरिएंट्स अब आ रहे हैं, अभी देख लो फिर से एक नया कोविड वेरिएंट आ गया, तो पता नहीं है कोविड की बीमारी कभी ठीक होगी या नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। एंड दैट्स वाई ये जो डिमांड बढ़ेंगी बिकॉज अब ये नया वेरिएंट आ गया है, तो फिर वैक्सीन की डिमांड बढ़ेगी। जो लोग नहीं लगवा रहे थे, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि ताकतवर और मजबूत समझ रहे थे, वो भी अब लगवाने के लिए राजी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली दैट्स वाई डिमांड बढ़ने के कारण आपका ये आईपीआर वेवर की मांग भारत ने की है। अलोंग विद कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू द वैक्सीन, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज में मौजूद है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस ले लो आपका, और आप फ्रांस, ये सब में आपका ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर। तो अब क्या होगा, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस कुछ ही सेलेक्टेड कंट्रीज में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मोनोपोली जैसी बात हो जाती है कि हाँ अगर हम वेवर दे देंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। तो वैसे भी कंपनी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करती है, तो यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ से ये निकल कर आया है। तीसरा है आपका इथिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि इथिक्स क्या कहता है आपका कि जो वैक्सीन है, पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए कि वर्ल्ड को बचाया जाए बीमारी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो जो वैक्सीन है वो कॉमन गुड्स के लिए होनी चाहिए। भारत तो कॉमन गुड्स के रास्ते पर चल रहा है, दैट्स वाई भारत ने वैक्सीन भी सप्लाई किया अंडर द मैत्री प्रोग्राम, आपने सुना भी होगा, है ना, जो वैक्सीन देने की बात वेरियस नेशंस को किए, एंड अल्टीमेटली अब भारत वैक्सीन भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसी के अनुसार भारत भी चाहता है कि अन्य देश जहां पर वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं वहां पर वो भी सप्लाई करे ग्लोबल वर्ल्ड को, एंड ये इस प्रिंसिपल पर भारत ऑपरेट हो रहा है कि नो वन इज सेफ अंटिल वी आर ऑल सेफ, कोई भी सेफ नहीं हो सकता जब तक हम सब सेफ नहीं है। ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। भारत कौन से सिद्धांत पर चलता है, नो वन इज सेफ अंटिल वी आर ऑल सेफ। तो हम सोचेंगे कि भाई साहब हमने वैक्सीन लगा लिया और हम सेफ हो गए, तो ऐसा नहीं, अगर वेरिएंट आ गई तो फिर कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज कंसर्न अगेंस्ट आईपी वेयर, तो डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कंसर्न है, इंडिया का कंसर्न तो आपने देखा कि डिमांड बढ़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की हर देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात एथिकल पर्सपेक्टिव, जहां पर नो वन इज सेफ अनलेस वी ऑल आर सेफ। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के क्या कंसर्न है, डेवलप्ड कंट्रीज के कंसर्न देख सकते हो, सच प्रेसिडेंस विल स्टिफल इनोवेशन, तो ऐसा जो प्रेसिडेंस है वो इनोवेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। यानी कि अगर हमने वेवर देना शुरू कर दिया तो फिर जो साइंटिस्ट हैं वो सब मोटिवेट कैसे होंगे, जो कंपनीज है वो सब मोटिवेट कैसे होंगे मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। बिकॉज जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम की, तो यहाँ पर मतलब ही होता है कि न्यू इन्वेंशंस अगर की जाए वैक्सीन का या फिर डायग्नोस्टिक्स का, ट्रीटमेंट का, तो उन पर पेटेंट लगाया जाए सो दैट उनको इंसेंटिवाइज मिले इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना। एंड अगर फिर आईपीआर की वेवर वाली बात आ जाएगी तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फिर इसे सब यूज करेगा तो फिर कोई इनोवेशन प्रमोट नहीं होगी, ठीक है। एंड इक्विटेबल एसेस कैन बी अचीव थ्रू अदर मीन्स, और इनका कहना भी है कि अगर इक्विटेबल एसेस की बात ही करनी है तो वो 10 उन अन्य तरीके से भी अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग की, हाँ एकदम लाइसेंस दिए जाएंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग करवाने के, ट्रांसफर एग्रीमेंट अरेंजमेंट करवा लो। ट्रांसफर अरेंजमेंट यानी कि जहां प्रोड्यूस हो रही है वहां से सप्लाई इंश्योर करवा के दूसरे देश में पहुंचा दिया जाए। डोनर फंडेड कोवैक्स, ये जो आपका कोवैक्स जो सिस्टम है जिसके तहत कोवैक्सीन अलायंस हम कह रहे हैं, एक वैक्सीन अलायंस बनाएगी ना कोवैक्स,
तो उसकी मदद से भी हो सकती है, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करे एंड अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो एक कोवैक्स प्लेटफॉर्म हो गया, फिर एक कंपलसरी लाइसेंसिंग हो गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट हो गए। तो ये सब तरीके बताए जा रहे हैं डेवलप कंट्रीज के द्वारा। एंड अगर हम बात करें आईपीआर की, तो आईपीआर आपको ही पता है, ये राइट्स हैं, अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब क्या, ये राइट्स हैं, ये अधिकार है उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जब वो कुछ नया चीज डेवलप करता है, क्रिएट करता है, लाइक इन्वेंशन करता है, कोई लिटरेरी वर्क लिखता है जो यूनिक आर्टिस्टिक वर्क करता है, उन पर आपको आईपीआर मिल जाते हैं। और इससे होता क्या है, तो जो क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया चीज विकसित की है ना, तो आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा कि आप उसका परमिशन किसे देना चाहते हो, है ना, वो यूज कौन कर सकता है, कितना आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ये सब आपका आईपीआर डिस्कस करता है। और अगर हम बात करें ट्रिप्स की, तो ट्रिप्स बेसिकली एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये बेसिकली एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल आईपी राइट्स के लेकर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लोबल लेवल पर आईपीआर की इशू आ रही है तो ये आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट डील करता है। और मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हो, फॉर अवेलेबिलिटी, स्कोप एंड यूज ऑफ 7 फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये आपका ट्रिप्स। तो ट्रिप्स हमेशा याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ से एसोसिएटेड है एंड इट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। WHO designates new coronavirus strain as variant of concern, names it ओमनिक्रॉन नाम है आपका नया वेरिएंट। बार बार आप तो 50 वेरिएंट नाम सुन लिए होंगे अब तक। अब एक और धरती पर अवतरित ओमनिक्रॉन कोरोना वायरस आ चुका है जो फिर से कंसर्न रेज कर रहा है, और WHO ने इस स्ट्रेन को तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दे दिया है। ठीक है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपका सिलेबस है, ये वैसे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उनके कुछ जो डिक्लेरेशन आए हैं उससे रिलेटेड है, बट मेजर फोकस इसका हेल्थ पर है। ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो लेट्स डिस्कस, सॉरी, हाँ यहाँ पर आप देख लो, ये जो वेरिएंट है B.1.1.529 रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या है ये? एस्ट्रॉइड है, स्पेस मिशन है नासा का, क्या है ये? आपका स्ट्रेन है कोरोना वायरस का। कहाँ से ये रिपोर्ट हुआ है? साउथ अफ्रीका से, और ये मोर डेंजरस माना जा रहा है देन द अर्लियर डेल्टा वेरिएंट। तो जाहिर सी बात है ये जो वायरस जब तक धरती पर रहेगी और ज्यादा मजबूत होती रहेगी, इसीलिए ये और ज्यादा डेंजरस है। और ये आपका वेरी अनयूजुअल कंस्टलेशन ऑफ म्यूटेशन। आपको ही पता है वायरस म्यूटेट करता है वन फॉर्म टू अनदर, और जब जब वो म्यूटेट करेगा उतना ज्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर आपका अनयूजुअल म्यूटेशन देखने को मिला है, एंड इवन इट कैन इन्फेक्ट फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल। फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल को इन्फेक्ट कर सकता है, इवन अगर आपने वैक्सीन भी लिया है तो भी चांसेस हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस जैसा लिविंग थिंग्स यहाँ पर भी म्यूटेशन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जिसके शरीर में ये वायरस रहेगा और कुछ समय तक रहने के बाद वो म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट में या तो वो वीक हो जाएगा या तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, एंड म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन यानी कि चेंज हो जाए उसके जीन में। जीन यानी कि क्या? जो उनका इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको वर्क करना है, वो होता है जीन। जीन इज द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो वायरस कैरी करता है, जो कोई भी लिविंग बींग्स कैरी करता है, इवन वी ह्यूमंस कैरी द जीन्स, उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग की बॉडी डेवलपमेंट होती है, वो आपको ही पता होगा। तो म्यूटेशन इवन डन बाय द वायरस इटसेल्फ, एंड ये वायरस को अनस्टेबल भी बना सकता है, मोर वल्नरेबल भी बना सकता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड ये जो म्यूटेशन के कारण क्या हो सकती है, तो म्यूटेशन के कारण वायरस के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आ सकता है। तो याद रख सकते हो कि म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन के कारण जो वायरस है, वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा विद रिस्पेक्ट टू द म्यूटेशन, एंड उसका इफेक्ट दे देगा कि म्यूटेशन में रिजल्ट इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो आपको हाँ मारनी है हाँ। एंड इस केस में वायरस
जो है वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा इवन विद द एग्जिस्टिंग टेस्ट, बिकॉज म्यूटेट हो गया है तो वो हो सकता है वो टेस्ट उस पर शूट ना करे, एंड इट कैन इवन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द ट्रीटमेंट्स एंड अनरिकॉग्नाइजेबल भी हो सकता है टू द एंटीबॉडीज। बिकॉज म्यूटेट का मतलब क्या, जीन ही चेंज हो गया, जीन चेंज हो गया इसका मतलब आप समझ लो कि आपका चेहरा चेंज हो गया। चेहरा चेंज होने जाने के बाद कोई अगर जानकार पर्सन आपके सामने में आएगा आपको नहीं पहचान पाएगा। उसी प्रकार से वायरस जब म्यूटेट करता है तो आपके शरीर में इंटर करता है, एंड अल्टीमेटली अगर वो म्यूटेट कर गया तो आपकी बॉडी हो सकता है उसको पहचानने से इनकार कर दे। ठीक है, बात यहाँ पर पहचानने या ना पहचानने की है। चेहरा अगर साफ साफ दिखेगा तो पहचाना जाएगा, अगर चेहरे में बदलाहट आ गई है तो पहचाना नहीं जाएगा। ऐसी बात चलती है यहाँ पर वायरस में भी। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका पहले का स्ट्रक्चर था, म्यूटेट में होने के बाद कुछ में चेंज हो गया ऐसे ऐसे करके, तो ये आपका म्यूटेट हो गया। एंड अगर हम बात करें WHO क्लासिफिकेशन ऑफ कोविड-19 वेरिएंट्स, तो WHO जो क्लासिफाई करता है कोविड-19 के वेरिएंट को, वो एक तो होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की अगर हम बात करें तो ये कब WHO डिक्लेयर करता है, जब जो वायरस है या जो वेरिएंट है उसमें जो ट्रांसमिशिबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि ट्रांसमिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, फर्टिलिटी यानी कि डेथ काउच करवाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को कम करवाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए यूं कह सकते हो कि हेल्थ रिलेटेड असिस्टेंस भी काम नहीं करती है अगर वो वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न का है। एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो वेरिएंट्स है वो आपका इसी के अंतर्गत आता है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एंड दूसरा है आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका वायरस को अफेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजीज सेवरिटी, इम्यून स्केप, ट्रांसमिसिबिलिटी एंड डायग्नोस्टिक स्केप, एंड इसमें भी आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। तो इसके अंतर्गत ईटा, लोटा, कप्पा, लोम्बेडा ये सब आ जाते हैं। वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग में क्या होता है, तो ये आपका वेरिएंट है जहां पर जेनेटिक चेंजेस जो अफेक्ट करते हैं वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, बट एविडेंस ऑफ फिनोटाइपिक और एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट वो अनक्लियर होते हैं और ये आपका फ्यूचर रिस्क पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो RBI इंटरनल वर्किंग ग्रुप का जो रिकमेंडेशन है टू रेज कैप ऑन प्रोमोटर स्टेक इन प्राइवेट बैंक्स, उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये जो आपका रिकमेंडेशन है कि जो प्रोमोटर स्टेक है प्राइवेट बैंक्स में उसका जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, इसके एक्सेप्टेंस के बाद में क्या बदलाव आएगा, क्या मतलब होता है उसका हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू आवर सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख सकते हो इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, GS पेपर 3 में आपका ये कवर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत आ जाती है, ये ब्रॉडर टॉपिक है। तो देख सकते हो जो आपका RBI का इंटरनल वर्किंग ग्रुप है ये 2020 में सेटअप हुआ था और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं यानी कि कॉर्पोरेट कंपनीज, उनके ऑनरशिप गाइडलाइंस एंड उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें रिव्यू किया जाए, है ना। तो उसके बाद क्या रिकमेंडेशन आया है उसे हम देखेंगे। तो ये जो आपका गाइडलाइंस है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन देख लो। पहली बात तो जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसका जो शेयर है वो 15% बढ़ा के 26% किया जाएगा, यानी कि किसका, प्रमोटर शेयर होल्डिंग का। अब आपको डाउट लग रहा होगा ये प्रोमोटर्स कौन है, तो बेसिकली जब कोई बैंक एस्टेब्लिश होता है तो उसको एस्टेब्लिश करने में वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो शेयर होल्डर जिन्होंने एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट किया, शेयर होल्डिंग की, उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं ना। तो प्रमोटर्स आर दोज पर्सन दैट वेयर इंस्ट्रूमेंटल एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कंपनी एंड जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग के माध्यम से हो सकता है, मैनेजमेंट पोजीशन उनको मिला हो उस माध्यम से हो सकता है, तो ये होता है आपका प्रमोटर्स। ठीक है, तो इनके शेयर होल्डिंग पहले 15% थे
अब उसको बढ़ाकर 26% किया है। अब क्या होगा कि जो प्रमोटर्स हैं वो और ज़्यादा कमिटेड होंगे बैंक को, और प्राइवेट सेक्टर बैंक को और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएंगी। कैसे? अब देख सकते हो इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई, ठीक है। तो अगर उनको प्रॉफिट कमानी है तो इसका मतलब बैंकों की स्थिति ठीक रखनी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट नहीं कमानी है, नुकसान होना है, तो इसका मतलब 27% के वैल्यू का नुकसान हो सकता है। पहले तो कम ही नुकसान होगा अगर कुछ इश्यू आ गई प्राइवेट सेक्टर बैंक में। दैट्स वाई अगर वो कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिसके कारण प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा तो फिर ये अफेक्ट करेगा इस प्रमोटर्स को भी। तो अब शेयर होल्डर बढ़ाने के बाद ये अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे, एंड जो स्टेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर बैंक की वो भी बनेगी, एंड ज़्यादा कंफर्ट डिपॉजिट होल्डर्स को भी मिलेगा। एंड जो प्रमोटर है एट देयर ओन डिस्क्रिशन वो चूज कर सकते हैं कि वो अपने होल्डिंग को 26% से नीचे भी ला सकते हैं, यानी कि 26% तो मैक्सिमम कैप है, चाहे तो वो 26% से नीचे भी ला सकते हैं आफ्टर द लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद ही किया जाएगा, ठीक है। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनको विद इन 8 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन उनको लिस्ट किया जाना होगा। एंड कन्वर्जन टाइम ऑफ एनबीएफसीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर यूनिवर्सल बैंक्स वो आपका 10 साल ही रहेगा, यानी कि अगर कोई एनबीएफसी या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक वो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेना चाहती है तो सबसे पहले तो उसको 10 साल तक टिका रहना होगा। 10 साल के बाद ही वो लाइसेंस लेंगी यूनिवर्सल बैंक की। लेकिन आरबीआई अभी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो लेने वाला है इस रिकमेंडेशन के ऊपर। और अलाउइंग लार्ज कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्रियल हाउसेस टू प्रमोट बैंक, यानी कि ये जो आपका इश्यू चला था कि क्या जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको बैंकों के खोलने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया। डिसीजन कौन सी इश्यू पर हुआ है? प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के ऊपर, एंड फिर जो आपके ये कन्वर्जन है एनबीएफसी या एसएफबीज को कब होने होंगे, तो 10 साल का आपको पहले तो रहना पड़ेगा, उसके बाद आप यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं जो पोटेंशियल बेनिफिट्स अगर लाइसेंस दिया जाए कॉर्पोरेट को, ये यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। ये जो इश्यू काफी ज्यादा चली थी कि क्या जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस है, इनको बैंकिंग लाइसेंस दिया जाना चाहिए क्या? तो अगर प्लस में अगर हम बात करें तो प्लस में आपका क्या होगा? कैपिटलाइजेशन, बैंकों के कैपिटलाइजेशन में मदद होगी। कैपिटलाइजेशन यानी कि बहुत सारे बैंक एनपीए से झेल रहे हैं, एनपीए के कारण क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस वीक हो गया है, उनको कैपिटलाइजेशन रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, सो दैट एनपीए की स्थिति को सुधार कर सके, लोन दे सके और अल्टीमेटली वो अपना प्रॉफिट में रह सके। तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, तो पैसे कौन देगा? ये आपके इन्वेस्टर, इनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूती और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। कंपटीशन भी इनहांस होगा, मोर चॉइसेस होंगी डिपोजिटर्स के पास। तो क्या क्या बेनिफिट हो गई? मोर चॉइसेस टू डिपोजिटर, इनहांस कंपटीशन, बैंकिंग इंडस्ट्री वो और ज़्यादा बड़ी होंगी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर compete कर सकेंगी। एंड पोटेंशियल रिस्क क्या है? अब पोटेंशियल रिस्क तो एक ही है। अब कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, अब उन्होंने बैंक खोल लिया, अब पता चला कि उसको पैसे की जरूरत है, तो पता चला अपने ही बैंक से वो पैसे ले लिए लोन के रूप में, अब अल्टीमेटली चुकाना ना चुकाना वो आपका इश्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लैंडिंग मनी इनटू देयर ओन ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके कारण डिफॉल्टिंग, फ्रॉड्स ये सब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू। ऑलरेडी हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू काफी ज्यादा पुअर है। कंसंट्रेट इकोनॉमिक पावर भी कंसंट्रेट एक हैंड में, विद इन फ्यू हैंड में हो जाएगा। एक्सेस कैसे? बिकॉज सबके पास तो पैसे नहीं है, तो जो कॉपरेटिव्स है उनके पास पैसे ज़्यादा है, तो फिर जो कंसंट्रेशन है इकोनॉमिक पावर का वो वहाँ पर हो जाएगा। एक्सेसिव कंपटीशन वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पुशेस फॉर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील टू रिलाई प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आपको ही पता है काफी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस झेलते हैं, है ना। काफी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस उनके पास मौजूद है, एलोंग विथ न्यू केसेस आने लगते हैं, और जिसके कारण आप समझ सकते हो कि डिले इन जस्टिस होता है। और दैट्स वाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की बात कही है
सो दैट जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा पेंडेंसी के केसेस हैं और ज़्यादा जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है उसको रिलाइव किया जा सके। तो ये जो आइडिया है कि भाई साहब नेशनल कोर्ट ऑफ अपील सेटअप किया जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन में रखा गया था और ये आज का कोई प्रपोजल नहीं है, 11 साल पुराना प्रपोजल है और इसके तहत 4 रीजनल नेशनल कोर्ट ऑफ अपील सेटअप करने की बात थी जिसमें 15 जज एक एक बेंच में होंगे। ठीक है, और ये जो आइडिया है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने खुद पुट फॉरवर्ड किया था 1986 में और लॉ कमीशन का जो 229th रिपोर्ट है उसमें भी ये बात कही गई थी। और अगर हम बात करें प्रपोज्ड एनसीए की यानी कि प्रपोज्ड नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की, तो ये जो आपका नेशनल कोर्ट ऑफ अपील है वो आपका इंटरमीडिएट अपीलेट कोर्ट के रूप में एक्ट करेगा बिटवीन स्टेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, इट विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट अपीलेट कोर्ट जो आपका स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में होगा, यानी कि स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बैठा दो आप ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को। 15 जज होंगे एंड ये फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में वर्क करेगा। अगर हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजन आए हैं उससे अगर अपील किया गया है इसमें एनसीए में, तो फिर आपका फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, चाहे वो आपका मैटर सिविल हो, क्रिमिनल हो, लेबर हो, रेवेन्यू मैटर हो। और जो जजमेंट है इन कोर्ट्स ऑफ अपील की वो फाइनल होगी, लेकिन जो आपका एनसीए है यानी कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्ड अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना है, क्योंकि एनसीए के बारे में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे देगा, इट डज नॉट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गलत है, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो पेंडेंसी जो है जुडिशरी में वो कम होगी। कोई भी जुडिशियरी से रिलेटेड अगर एक्शन या फिर कोई रिकमेंडेशन आ रहा है तो मान के चलो कि सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाए या कंसर्न के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर वही होगी पेंडेंसी इन जुडिशरी। इस बात को तो आप फिक्स कर लेना, पेंडेंसी इन जुडिशरी। ठीक है, एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो काफ़ी ज़्यादा खिंचते चले जाते हैं, रेंट के कंट्रोल केसेस जो खिंचते चले जाते हैं जिस कारण सुप्रीम कोर्ट में आपका टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिसीजन नहीं दे पाते हैं, तो ये सब जो केसेस है अब यहीं पर डिजॉल्व हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स पर अपना जो फैसला है वो देंगे। एंड साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब ज़्यादा फोकस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू रेफरेंसेस, डेथ सेंटेंसेस केसेस, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फोकस इधर इंक्रीज हो जाएगा इन इम्पोर्टेंट मैटर पर, रेदर कि वो छोटे मैटर पर अपना फैसला सुनाए, वो आपका ये डील हो जाएगा इसमें नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में। और सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के इंटरप्रिटेशन को लेकर। ठीक है, अगर डेथ सेंटेंसेस के केसेस अटके पड़े उसको लेकर। सो ये हमने डिस्कस किया फुल्ली। एंड इसके बाद अगर कोई प्लेसेस से न्यूज है, नहीं प्लेसेस से न्यूज नहीं है, वर्गीज क्यूरेन के बारे में जान लेते हैं। वर्गीज क्यूरेन जो है बेसिकली नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया गया है पूरे भारत में और ये 2014 से ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। नवंबर 26 को नवंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और किस लिए नेशनल मिल्क डे, किनके कंट्रीब्यूशन में ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर का खिताब जिताने में मदद किया है, बिकॉज पहले भारत मिल्क डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था और बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना। एंड इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला, रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिल चुका है। वैल्यूज आप देख सकते हो, लीडरशिप, डेडिकेशन, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन एक मुख्य टॉपिक है आपका, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में देख सकते हो ऑपरेशन फ्लड इन्होंने लीड किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन्होंने स्टैब्लिश करवाए, फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद 1979, मैनेज द दिल्ली मिल्क स्कीम। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में तो आप लिख दोगे कि हाँ नेशनल मिल्क डे इनके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। मिल्क डेफिशिएंट कंट्री से मिल्क सफिशिएंट कंट्री में इनको भारत को बनाया, कन्वर्ट करवाया। एंड इनको पद्म विभूषण
और वेरियस अवार्ड से नवाजा गया। एंड अल्टीमेटली जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है ऑपरेशन फ्लड लेट करवाने में, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टेब्लिश करवाने में, फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद 1979, मैनेज द दिल्ली मिल्क स्कीम, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।